कक्षा 10 के सभी छात्रों को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। लोकतांत्रिक राजनीति अध्याय 3 लोकतंत्र और विविधता के बारे में चर्चा किया गया है। आगे इसको हम लोग देखते हैं। लोकतंत्र में बहुत सारी विविधताएं देखने के लिए मिलती हैं। जैसे भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, तो भारतवर्ष में हिंदू समाज है, हिंदू धर्म और संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। मुस्लिम समाज है जो इस्लाम धर्म और संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। ईसाई समुदाय है जो ईसाई धर्म और संस्कृति को मानते हैं। बौद्ध हैं, सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के धार्मिक समुदाय भारतवर्ष में विद्यमान हैं। तो यह धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता है भारतवर्ष में। तो लोकतांत्रिक राष्ट्रों में लोकतंत्र की इस विविधता को संभालने की एक चुनौती होती है। जैसा कि आपको बताया गया है कि 1968 में मैक्सिको में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया और इस मैक्सिको ओलंपिक खेलों में 200 मीटर के दौड़ प्रतियोगिता में अमेरिका के 2 खिलाड़ी भाग लिए और उन्होंने पदक जीते। इसमें अमेरिका के टॉमी स्मिथ, जिन्होंने 200 मीटर के दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, और जॉन कार्लोस, जिन्होंने कांस्य पदक जीता। तो 1968 में मैक्सिको में जो ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ, इसमें अमेरिका के 2 खिलाड़ी 200 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीते। टॉमी स्मिथ स्वर्ण पदक जीते और जॉन कार्लोस कांस्य पदक जीते। लेकिन ये दोनों खिलाड़ी अमेरिका के एफ्रो अमेरिकी थे। एफ्रो अमेरिकी क्या होता है? जैसे 17वीं शताब्दी में अमेरिका में बहुत सारे लोगों को गुलाम बनाकर लाया गया और गुलाम बनाकर लाकर वहां पर काम, जिस समय अमेरिका ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, यूरोप के तमाम देशों का अमेरिका उपनिवेश था, तो ऐसे में 17वीं शताब्दी में बहुत सारे लोगों को गुलाम बनाकर अमेरिका में लाया गया उनसे काम करवाने के लिए। वे लोग सभी अश्वेत लोग थे। तो ऐसे में वे लोग कुछ समय बाद वहीं बस गए और बाद में जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद से इन अश्वेत लोगों को एफ्रो अमेरिकन के नाम से जाना गया। तो ये दोनों खिलाड़ी हैं, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, ये एफ्रो अमेरिकी थे। तो वहां क्या है कि वहां एफ्रो अमेरिकन आज भी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से क्या हुए हैं? पिछड़े हुए हैं। ऐसे में इस गरीबी और इस पिछड़ेपन की अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए जब मैक्सिको ओलंपिक में पुरस्कार वितरण के समय जब अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा था, उस समय टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस बिना जूता पहने, यानी सिर्फ मोजा पहनकर पदक लेने पहुंचे। तो इनका ये उद्देश्य था, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लोगों के सामने इस बात को ये रखना चाहते थे इसके द्वारा कि आज भी अमेरिका के अंदर एफ्रो अमेरिकन लोग क्या हैं? गरीब हैं। और इनका साथ दिया एक श्वेत खिलाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया के थे, पीटर नॉर्मन, जो 200 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीते थे। बाद में ओलंपिक संघ के द्वारा इन लोगों पर कार्रवाई हुई। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पीटर नॉर्मन को ऑस्ट्रेलिया की ओलंपिक संघ ने ओलंपिक से हटा दिया और इन दोनों को क्या कर लिया? अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी और इस तरह से इनके पदक को वापस ले लिया गया। तो इस प्रकार से लोकतंत्र में विभिन्न प्रकार की विविधताएं होती हैं और विभिन्न धर्म और समुदाय के बीच में अक्सर टकराव की स्थिति बन जाती है। जैसे उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण लें, यहाँ भी ईसाई समुदाय है, लेकिन यहाँ ईसाई समुदाय 2 वर्गों में बटा हुआ है। कुछ ईसाई समुदाय जो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते हैं और कुछ ईसाई समुदाय जो कैथोलिक धर्म को मानते हैं। तो ऐसे में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में एक दिक्कत पैदा होती है। तो उत्तरी आयरलैंड में धर्म में यह असमानता व्याप्त हो जाती है क्योंकि कैथोलिक समुदाय के लोग गरीब हैं
इस नाते अक्सर इन लोगों के बीच में मारकाट हुआ करता है। इसी तरह से यदि हम आगे के उदाहरणों का आकलन करें तो आयरलैंड जो ब्रिटेन का एक उत्तरी हिस्सा है और यहाँ पर जो है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में अक्सर मतभेद और टकराव होते रहते हैं, और इसका कारण यही है कि जो है यहाँ पर 53% लोग क्या हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, और 44% लोग क्या हैं, रोमन कैथोलिक हैं। तो 53% लोग जो प्रोटेस्टेंट हैं, ईसाई धर्मावलंबी, वो क्या हैं, बहुसंख्यक हैं, और 44% जो रोमन कैथोलिक हैं वो अल्पसंख्यक हैं। लेकिन इन दोनों लोगों का, दोनों वर्ग के लोगों का, भले ही ये दोनों लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, लेकिन दो शाखाएं हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। तो प्रोटेस्टेंट उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट की संख्या 53% है, जबकि रोमन कैथोलिकों की संख्या कितना है, 44%। तो इस नाते जो है कैथोलिक धर्म का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टी करती है वहां, और इस नाते प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व वहां जो है यूनानिस्ट पार्टी करती है। तो दो राजनीतिक दल इन दो धर्मावलंबियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसी तरह से यदि हम भारत का उदाहरण लें तो भारतवर्ष में लगभग 80 करोड़ लोग क्या हैं, हिंदू समुदाय के लोग हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। लगभग 17 से 19 करोड़ के बीच में जो है इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं। अब देखिए, ये हिंदू समुदाय भारतवर्ष में बहुसंख्यक है और इस्लाम धर्मावलंबी क्या है, अल्पसंख्यक है। ऐसे में जो है भारतवर्ष में भी विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, चाहे वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, समय समय पर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के तरफ से जो है काम करना शुरू करते हैं। तो इस नाते जिस तरह से उत्तरी आयरलैंड में जो है कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टी करती है और प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनानिस्ट पार्टी करती है, उसी तरह से भारतवर्ष में कहीं ना कहीं हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व अलग राजनीतिक दल करता है और मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व अलग राजनीतिक दल करता है। जब हमारे देश में स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था और 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया एलन ओक्टेवियम ह्यूम के द्वारा, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में जो है भारतवर्ष के स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के अंदर फूट डालने का प्रयास किया और एक अलग से राजनीतिक दल का गठन कर दिया 1906 में, जिसे मुस्लिम लीग कहा गया। तो उस समय भी जब हमारा देश ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था, जब हमारा देश ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था, उस समय जब हमारे देश में राजनीतिक दल अस्तित्व में आए तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का उदय हुआ और 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। तो यह दोनों दल उस समय भी भारतवर्ष में अलग अलग लोगों का प्रतिनिधित्व करना शुरू किए। जैसे मुस्लिम लीग भारतवर्ष के मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करना शुरू की, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतवर्ष के अन्य सभी समुदाय का प्रतिनिधित्व करना चाहती थी। और मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता मोहम्मद अली जिन्ना के हठ, धार्मिकता और महत्वाकांक्षा के कारण ही जो है 1947 में भारत का विभाजन हो गया और इस विभाजन की विभीषिका को भारतवर्ष को झेलना पड़ा। तो यह लोकतंत्र में तमाम ऐसी विविधताएं हैं, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, जिसको संभालने की चुनौती लोकतांत्रिक राष्ट्रों के अंदर होती है। तो ऐसे में श्रीलंका ने किस प्रकार से तमिल और बौद्धों के बीच में सामंजस्य स्थापित किया, गृह युद्ध का उसे सामना करना पड़ा। जबकि वही देखिए आपका यूगोस्लाविया का उदाहरण ले लें तो अन्य तमाम राष्ट्रों ने, बेल्जियम के सत्ता के साझेदारी के बारे में हमने चर्चा किया, तो बेल्जियम ने किस प्रकार से इस लोकतंत्र की विविधता को संभाला और इस प्रकार से उसको उन्होंने सामंजस्य स्थापित किया। तो सभी लोकतांत्रिक राष्ट्रों के सामने इस तरह की विविधताओं को जो है सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक चुनौती बनी रहती है। थैंक यू।